टकराव की वजह से भारतीय प्लेट्स टूट रही हैं और अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत की धरती दो टुकड़ों में बंट सकती है। यहां आपको मैं ये बता दूं कि ये पहली घटना नहीं होगी। इससे पहले अफ्रीका के साथ इस तरह की परिस्थिति आ चुकी है। अब सवाल यह कि ये कितनी बड़ी चेतावनी है। अगले कुछ मिनट आपको इसकी मैं जानकारी देता हूं, साथ ही विशेषज्ञों के साथ इस शोध पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का खतरा है जिसकी तरफ भूगर्भ वैज्ञानिक इशारा कर रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक समय समय पर कोई ना कोई खुलासा करते रहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से लेकर धरती के गर्भ की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर से भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यानी कि भूवैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जमीन के अंदर हलचल हो रही है, भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं और रिसर्च ये कहती है कि आने वाले वक्त में जो धरती है वो दो टुकड़ों में बंट सकती है। अब ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है और ये जिस धरती को दो टुकड़ों में फटने की बात कही जा रही है, इसमें कितना वक्त लग सकता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ भूगर्भ वैज्ञानिक जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भूवैज्ञानिकों ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। रिसर्च हुई और उससे पता चलता है कि जमीन के अंदर हलचल हो रही है। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया है। अब यह कितनी चिंता का विषय है, आने वाले दिनों में क्या किसी महाविनाश की तरफ ये धरती बढ़ रही है, इसको हम जांचने की कोशिश करेंगे। ये बताया जा रहा है कि जमीन के अंदर एक तरह की हलचल हो रही है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 6 करोड़ साल पहले शुरू हुए इस भूगर्भीय टकराव से इन ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों ने बताया कि भारतीय प्लेट्स टूट रही हैं, इसका मतलब है कि भारत की धरती दो टुकड़ों में बंट सकती है। शोध में यह भी पता चला है कि भारतीय प्लेट के कुछ हिस्से अलग भी हो सकते हैं। इससे पहले अफ्रीका में ऐसा हो चुका है और जब एशिया से अलग हो गया था अफ्रीका, तो क्या इस तरह की परिस्थिति भारत में भी बन रही है? यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराव के दौरान इसके व्यवहार पर वैज्ञानिकों ने लंबे समय से बहस की। अब जो बिल्कुल ताज़ा जो रिसर्च सामने आया, स्टडी सामने आई है, उसके मुताबिक इस सिद्धांत को भूकंप की तरंगों और तिब्बती झरनों से मिले गैस के नमूनों से डेटा से समर्थन मिला है। संकेत ये हैं कि प्लेट के अलग होने पर मेंटल चट्टानें उभर रही हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह निष्कर्ष टेक्टोनिक गतिविधि और भूकंप के जोखिमों के बारे में नई जानकारी दे सकता है। इसको ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझिए, मैं बताता जाऊंगा, आप सामने टीवी पर देखते जाइए। भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय प्लेट में अलग अलग मोटाई और संरचना के कारण कई मर्तबा दरारें आई हैं। भूटान के पास एक प्रमुख क्षेत्र में दरार के कुछ सबूत भी पाए गए हैं, जिसमें संभवतः मेटल चट्टानें खाली जगह में बह रही हैं। भूकंप की तरंगों की मैपिंग करके वैज्ञानिकों ने सतह के नीचे अलग अलग धब्बों की पहचान की है, जिससे पता चलता है कि प्लेट के कुछ हिस्से अलग हो चुके हैं। अब शोधकर्ता इस बात की खोज कर रहे हैं कि प्लेट के टूटने से इस क्षेत्र में भूकंप कैसे आ सकते हैं। कुल मिलाकर भारत के लिए, ये भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए ये बड़े शोध का विषय है और जल्द ही इसको लेकर कुछ और नई रिसर्च रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। और हमारे साथ ए के बियानी साहब जो कि भूवैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बियानी साहब, हमारी दिन में भी इस चीज़ को लेकर बात हुई है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ जाएं कि क्या ये खतरा है आने वाले वक्त के लिए किसी भी तरीके का, क्या डरने की ज़रूरत है? क्योंकि अब सोशल मीडिया पर जब से ये खबर आई है उसके बाद एक अलग तरीके का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और इस तरह की बातें चल रही हैं कि महाविनाश आने वाला है, धरती फटेगी। ये कितनी चिंता का विषय है और एक आम इंसान को या हमें कितनी चिंता करनी चाहिए इसकी? देखिए, जहाँ तक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर बात करें तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो चलती रहती है। पर ये प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं कि घंटे 2 घंटे या महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी। ये प्रक्रिया शुरू से अंत तक इसमें करीब 50 करोड़ साल तक का समय लग सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि ये प्रक्रिया हिंदुस्तान के नीचे शुरू हुई है, क्योंकि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका जो चिन्ह हमको सरफेस पे मिलते हैं, जमीन के नीचे 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की गहराई पे क्या हो रहा है, तब उसका जब तक जमीन के ऊपर चिन्ह नहीं मिलेंगे तब तक प्रक्रिया जो है ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो चल रही है और उसको आने में करोड़ों साल का टाइम लग सकता है। ये जरूरी है कि हो सकता है कि जमीन के नीचे, जैसे भूटान की आपने बात करी, वहाँ पे जमीन के नीचे कुछ हलचल है,
तो ये संभव है, कॉमन चीज है विज्ञान में। उसको दो तरीके से हम देखते हैं, एक अंडर प्लेटिंग के रूप में देखते हैं और एक डीलेमिनेशन के रूप में देखते हैं। अंडर प्लेटिंग में मैग्मा जो है ऐड होता है और डीलेमिनेशन में मैग्मा टूट के या कोई हिस्सा टूट के नीचे गिरता है। तो ये टूट के नीचे गिरने वाला जो पोर्शन है ये अंडर प्लेटिंग में आएगा और डीलेमिनेशन में आएगा। और इसके बाद क्या होगा कि वो जिस हिसाब से चलता है वो कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती, उसकी कुछ ही मीटर प्रति वर्ष की होती है। तो ये कहना कि आज यहाँ पे कल वहां हो जाएगा परसों वहां हो जाएगा वो संभव नहीं है। और असल में हुआ क्या बियानी साहब, पिछले कुछ दिनों में बल्कि मैं अभी कहूं 2 4 6 महीनों में इस तरह की खबरें और तस्वीरें भी आई बहुत सारी जगह से, जहां पर अचानक से मतलब बिना किसी वजह से धरती फट गई थी, बड़ी मोटी मोटी दरारें भी कई जगह, मुझे लगता है शायद राजस्थान से कुछ इस तरह की तस्वीरें आई थी और भी कई जगह से, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। तो उनसे भी इनको रिलेट किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो हुआ पिछले 2 3 4 6 महीनों में वो इसकी वजह से हुआ है और आगे कोई बड़ा खतरा आने वाला है? नहीं, देखिए हर जगह के लिए अलग अलग कारण होते हैं। यहाँ की जो भूवैज्ञानिक संरचना है भूटान की वो अलग है, राजस्थान की अलग है। राजस्थान में भी दो जगह से ये घटना हुई है, तो जैसलमेर में हुई, दूसरी अलवर में हुई। और दोनों जगह की भूवैज्ञानिक संरचना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अलग है। और जहाँ तक उन संरचनाओं की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सिंकहोल कॉलेप्स था जैसलमेर में, कि एकाएक पूरा का पूरा एरिया ऊपर से नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद जो डेरिक वगैरह थे वो सब नीचे चले गए। तो वो वर्टिकल कॉलेप्स की कैटेगरी में आता है। ये प्रक्रिया जो है सरफेस से सरफेस तक कुछ 100-200 मीटर नीचे तक हो सकती है। और जहाँ तक अलवर की बात करें वहाँ पे ये जो क्रैक्स आए हैं इसका अभी तक बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ कि कितने बड़े क्रैक्स हैं, कैसे हैं। एक सामान्य ये होता है कि क्रैक्स अगर जब भी आते हैं जमीन में तो वो तनाव की स्थिति को बताते हैं। और जो भूटान वाली बात चल रही है ये एक अलग है। यहाँ पर क्या है कि जो प्रक्रिया हो रही है वो कम से कम 50-60 किलोमीटर गहराई पे हो रही है। और जो भूकंप की तरंगों से जो जानकारी ली गई है, आजकल एक सेस्मिक टोमोग्राफी करके टेक्निक है जिसमें हम भूकंप की तरंगों का जैसे कैट स्कैन होता है उसी तरह से उसका अध्ययन करते हैं और हम पता लगा लेते हैं कि कितना बड़ा एरिया में ये हो रहा है। तो ये जो एरिया जो ब्लॉक्स इधर से उधर जा रहे हैं ये कई टेंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर के होंगे और उतनी मोटाई के होंगे। और ये प्रक्रिया जब चल रही है ये धीरे धीरे काफी टाइम लेगी और इतनी जल्दी कुछ नहीं होना है। आप समझ लीजिए कि इसके अंदर जो नतीजे निकलेंगे वो कई करोड़ों साल बाद निकलेंगे। तो किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है। और ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं क्या ये भूकंप वगैरह का कारण बन सकती हैं, या फिर इस तरह की जो घटनाएं हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया अलग अलग जगह धरती फटने की या मोटे क्रैक्स आने की, ये आगे भी आ सकती हैं, या ये नॉर्मल कोर्स में प्रोसेस है? हाँ, आगे भी आ सकती है। और जहां तक भूकंप की बात है तो ये पूरा हिमालयन क्षेत्र पूरा का पूरा भूकंप के रूप से संवेदनशील है। और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन हो रहा है और वो स्ट्रेस जब भी निकलती है तो उससे भूकंप आते हैं। स्ट्रेस एक लेवल तक जमीन के अंदर इकट्ठी हो सकती है जिसको हम तनाव बोलते हैं। उसके बाद वो तनाव जब फूट जाता है तो चट्टानें या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या आगे पीछे खिसकेगी। ये प्रक्रिया नॉर्मल है और इसी के कारण भूकंप आते हैं। अब भूकंप की में कितनी ऊर्जा उसके साथ निकल रही है उस पर डिपेंड करेगा कि ज्यादा ऊर्जा निकली तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, कम ऊर्जा निकली तो कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। ये होता है और ये एक करोड़ों साल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी क्योंकि इसके कारण कई दूसरी जगह है जहां से ये कंट्रोल हो रही है। तो ये इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं या कि ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए आती है, इस तरह की जो बातें कही गई है स्टडी में, या इससे फिर जो पूरा इलाका वो प्रभावित होता है? देखिए क्षेत्र विशेष की बात करेंगे तो ये क्षेत्र विशेष में ही होती है जहाँ पर ये घटना होती है। हाँ। और वो क्षेत्र इतना छोटा नहीं होता है कि 10 स्क्वायर किलोमीटर, 5 स्क्वायर किलोमीटर या 100 स्क्वायर किलोमीटर का, वो एक लंबी पट्टी के रूप में होता है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती है और 150 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये होता है। तो अब उसको आप किस सेंस में लेंगे कि वो एक पट्टी जहाँ पर ये धीरे धीरे एक्टिविटी हो रही है और ये आज यहाँ होगी, कल दूसरी जगह होगी, तीसरी जगह होगी, और फिर आखिर में जाके जब उसके सरफेस पर आएगी तब उस पर यह होगा कि तब हमारी अर्थ टूटने की कगार पर आएगी।
तो ये अफ्रीका से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है कि अफ्रीका का एक एग्जाम्पल भी इसके साथ दिया जा रहा है, जिस तरह के चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं? हाँ, ये अफ्रीका से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है अभी अफ्रीका में चल रही है, और ये अफ्रीका में कोई आज से नहीं चल रही है, कई लाख साल से चल रही है। और धीरे धीरे ये होगा कि जो हमको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं, वहां से अफ्रीका दो हिस्सों में टूटेगा, एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा, और उनके बीच में आज जो जमीन है वो धीरे धीरे समुद्र में कन्वर्ट होगी। तो अब हिंदुस्तान में क्या होगा एग्जैक्टली अभी इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि ये अभी बहुत ही प्रारंभिक नतीजे हैं। और अच्छा सर, एक चीज और सिंप्लीफाई कर दीजिए कि ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि दो भागों में टूटना, दो भागों में टूटने का क्या मतलब होता है? कि मतलब अलग हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जैसे अगर दो चीज जुड़ी हुई है, एक चीज जुड़ी हुई है और उसको आप काटते हैं और काट के दोनों हिस्सों को अलग अलग कर देते हैं, ये इसका मतलब है। तो जैसे अफ्रीका भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और उसका एक पर्टिकुलर शेप है। तो कल क्या होगा, मतलब कुछ करोड़ साल बाद क्या होगा कि उसमें से एक पट्टी निकलेगी जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाएगी, और वो पट्टी धीरे धीरे जो है चौड़ी होती जाएगी, और जब चौड़ी होती जाएगी तो वहां पर समुद्र बन जाएगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि वो पट्टी जहाँ पर बनने वाली है वो इंसिपिएंट स्टेज में है, यानी अभी वो पट्टी पूरी बनी नहीं है, अभी उसका बनने का प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सर। मैं बस 2 मिनट में आपके पास लौट रहा हूं। इस तरह का जो रिसर्च जिसकी मैं बात कर रहा था, और डॉक्टर बियानी से जिस पर मैं बात कर रहा था, इस तरह की जो रिसर्च है कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी एक ऐसा शोध हुआ जिसमें हिमालयी राज्यों में बड़े खतरे का सिग्नल दिया गया। देहरादून में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले इस तरह का ही एक रिसर्च, एक शोध किया था। इस शोध में बताया गया था कि हिमालयी राज्यों में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। अब जो स्टडीज है उनसे ये पता चला है कि जमीन के अंदर काफी अधिक ऊर्जा इकट्ठी है जो एक बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। अभी तक ऐसी कोई तकनीक डेवलप नहीं हो पाई है जिसके जरिए ये कहा जा सके कि कब और कहां ये महाभूकंप आएगा, या फिर कितने मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो रहेगा। इस तरीके का भी कोई डर है सर क्या अर्थक्वेक को लेकर, जिस तरह की स्टडी वाडिया इंस्टीट्यूट की है इसको लेकर? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमालय क्षेत्र में, जैसा अभी मैंने बोला कि यहाँ पे ऊर्जा का संचयन हो रहा है, और वो ऊर्जा एक लेवल तक ही संचित हो सकती है, उसके बाद उसको निकलना पड़ता है, क्योंकि हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। एक लेवल तक आप ऊर्जा को उसके अंदर रख सकते हैं, उसके अच्छा, बाद मतलब कि भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का होगा या धरती कितना डोलेगी, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ऊर्जा नीचे इकट्ठी हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से ओके, ये उस पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी उतने ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप होगा। जैसे 10⁻28 अगर अब निकलती है, या 10⁻24 जूल निकलती है, तो वो 8 मैग्नीट्यूड के आसपास के करीब की होती है। तो वो एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में आ जाता है कि कितनी ऊर्जा निकली है और कितनी निकलने की संभावना है। हर जगह की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि हर जगह 8 के अर्थक्वेक आएंगे, कहीं पे 6 के भी आते हैं, कहीं पे 5 के भी आते हैं, कहीं पे 3-4 के भी आते हैं। डिपेंड करता है ये वहाँ की सेटिंग कैसी है और वहाँ की चट्टानें कैसी हैं। और ये जो 8 मैग्नीट्यूड की बात कही जा रही है, ये कितना सही हो सकता है? देखिए, अगर हिमालय की बात करें तो 1897 से 1950 के बीच में 4 ऐसे अर्थक्वेक आए जो 8 या उसके आसपास के मैग्नीट्यूड के थे, और 1950 से 2025 के बीच में 7.6, 7.7 से ज्यादा के अर्थक्वेक नहीं आए। तो संभावना 8 या उसके जस्ट प्लस माइनस 1 और 2 मैग्नीट्यूड की हो सकती है, पर कोई कहे कि 8.5, 8.6 आ जाएगा तो वो नहीं होगा। 8.1, 8.2 तक तो आ सकता है। ये अब ऊर्जा कहाँ पर संचित हो रही है, तो एक तो ये एरिया उत्तराखंड में ऊर्जा संचित हो रही है, यहाँ पे भूकंप के चांसेस हैं। और जैसे यहाँ पे भूकंप आए हैं, जैसे चमोली का अर्थक्वेक था, उत्तरकाशी का था, उत्तरकाशी 91 में आया था, चमोली 99 में आया था। उसके बाद से यहाँ पर कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, तो संभावना ये है कि कभी न कभी यहाँ से ऊर्जा निकलेगी। अब किस जगह से निकलेगी ये नहीं कह सकते हम। क्योंकि इस रिसर्च में मैग्नीट्यूड का तो जिक्र किया ही गया है कि 8 के आसपास होगा, और ये भी कहा गया कि उत्तरकाशी से बड़ा होगा या उत्तरकाशी से ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। उत्तरकाशी में कितनी तबाही मची थी ये तो हम सब जानते ही।
उत्तरकाशी का 6 के आसपास था, 6 साढ़े 6 के बीच का मैग्नीट्यूड था। और निश्चित रूप से क्योंकि ऊर्जा इकट्ठी हो रही तो वो तो निकलना है, ये इसमें दो राय नहीं है। पर ये कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, हाँ। किस टाइम पे निकलेगी, किस जगह निकलेगी, अगर मान लीजिए एकदम पूर्व उत्तर में निकलती है तो जहाँ आबादी नहीं है तो वहाँ कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। पर जहाँ पे आबादी है वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है, उसके नीचे अर्थक्वेक आता है तो फिर उसमें नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, ठीक काफी है, अधिक हो जाती है। ठीक है डॉक्टर बयानी, आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि धरती फट जाएगी, 2 टुकड़ों में बंट जाएगी और महाविनाश होगा, महाप्रलय होगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ एक डराने वाली बात है और इसमें चीज़ें चल रही हैं कुछ ज़मीन के अंदर, जैसा कि उन्होंने बताया भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2, 4, 5, 10, 20 दिन में हो जाएगा। ये करोड़ों सालों की प्रक्रिया है और एक नॉर्मल कोर्स है, नॉर्मल प्रोसेस है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।